साथियों नमस्कार। अजय जोशी, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, कायाकल्प हेल्थ केयर सोसाइटी, योगन नेचुरोपैथी सेंटर, होलिस्टिक हेल्थ, सभी होलिस्टिक हेल्थ स्नेहियों की तरफ से आप सबके लिए हाजिर हूँ। आज पांचवा लेक्चर इस श्रृंखला का, जिसमें हम बात करेंगे आहार विज्ञान और आहार चिकित्सा के ऊपर। तो आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है आहार क्यों और कैसे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि आहार क्यों करना है ना, तो आहार क्यों में हमेशा ध्यान रखना है। क्यों खाएं में पशु खाता है केवल पेट भरने के लिए, उसका एक ही उद्देश्य पेट भरना, उसको है ना, उसको ये प्रोटीन विटामिन मिनरल की भाषा नहीं आती, वो तो बस आया कि पेट भरना पेट भरना। मूर्ख खाता है टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए मूर्ख खाता है। चतुर खाता है शक्ति के लिए, और संत खाता है साधना के लिए। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमको क्या बनना है। हमें संत बनना है, चतुर बनना है, या मूर्ख बनना है। मूर्ख बनना मतलब खुद के साथ खुद को अन्याय करना। फिर कब खाना है, हमेशा ध्यान रखना है खाने का समय जब भूख लगी हो या भूख का समय हो, है ना। हमेशा ही ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा दिन में 10 बार खाने के बजाय 2 बार खाओ, पर थोड़ा थोड़ा उसमें सब्जी सलाद फाइबर रिच फूड होना चाहिए। कितना खाएं, क्योंकि सबकी कैपेसिटी, उनका वर्क का काम करने का तरीका सबका अलग अलग है। भूख से आधा खाओ, चौथाई वायु के लिए रखो, और शेष भाग जल के लिए छोड़ दो। ये प्राकृतिक चिकित्सा का बेसिक नियम है। क्या खाएं? शाकाहार खाएं, शीघ्र पचने वाला खाएं, है ना, रसाहार फलाहार ज्यादा से ज्यादा खाएं। ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जिसपे हमको फोकस करना पड़ेगा, है ना। अब हम ये देखते हैं कि भोजन है क्या। तो भोजन के 5 तत्व हैं। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार यदि हम देखें तो भोजन का निर्माण भी उन्हीं पंच तत्वों से होता है। तो जिससे निर्माण हुआ है वही तत्व यदि हमें मिल जाते हैं तो हमारे शरीर की टूट फूट और निर्माण का कार्य आसान हो जाता है। ये तत्व कौन कौन से हैं? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। अब पृथ्वी तत्व क्या है? ये पृथ्वी तत्व जो होते हैं, ये सभी अनाज और दालों में पृथ्वी तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी तत्व जो है, शारीरिक मेहनत करने वालों को पृथ्वी तत्व की अधिक जरूरत होती है। जो जो लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, है ना, बॉडी बिल्डर वगैरह या फिजिकल हार्ड वर्कर, इन लोगों की बुद्धि का काम करने के लिए जो बुद्धि से बुद्धि का काम करते हैं या बुद्धि से पैसा कमाते हैं, उन लोगों को पृथ्वी तत्व की जरूरत कम होती है। और आलू हुआ, शकरकंद हुआ, ये इसमें जल तत्व कम और पृथ्वी तत्व अधिक होता है। तो हम इसको पृथ्वी तत्व में लेंगे। 25 वर्ष की आयु के बाद पृथ्वी तत्व को भोजन में आधा कर देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व की 25 तक ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है। बाद में हम उसको कम कर सकते हैं। आधा खाना भी सिर्फ शाम को ही खाना चाहिए। यदि हमें पृथ्वी तत्व का खाना भी पड़ रहा है तो शाम के टाइम खाएंगे तो, है ना। पर यहाँ दालों की बात करूंगा तो शाम को दालें पचती नहीं है। तुअर की दाल, उड़द की दाल अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मूंग की दाल हम खा सकते हैं या मूंग खा सकते हैं छिलके वाला। अब आता है जल तत्व। जल तत्व सिर्फ जल तत्व में सारी सब्जियां आती है। ऐसी सब्जियां जो जमीन के ऊपर होती है, जैसे कद्दू, लौकी, परवल, तोरई, टिंडा, गोभी। इन सब्जियों में होता क्या है, पानी अधिक होता है, और इससे शरीर में मल निकलने की शक्ति बनती है, मल निकलना आसान हो जाता है। देन आता है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। ये फ्रूट्स में पाया जाता है, क्योंकि फ्रूट जो होते हैं वो धूप में पकते हैं। जब हम फल खाते हैं तो अग्नि तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाता है। रस वाले फलों से शरीर शुद्ध करने की शक्ति भी मिलती है। तो ये अग्नि तत्व हो गया। वायु तत्व, वायु तत्व में आती है पत्तियां या पत्तेदार सब्जियां। तुलसी, बेल की पत्तियां शरीर को शुद्ध करती है। धनिया, पुदीना, बथुआ, पालक, है ना, ये सब पत्तेदार सब्जियां, ये सब पत्ता गोभी, तो ये सब वायु तत्व में आती है। अब आखिरी जो मुख्य तत्व है, मुख्य तत्वों में, वह आकाश तत्व। ये बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, पर इसको खाया नहीं जाता।
जब तक पेट कुछ खाली नहीं रखा जाए ये प्राप्त नहीं होता। आकाश तत्व का मतलब है उपवास, उपवास से ही आकाश तत्व प्राप्त होता है। अगर आप आकाश तत्व का फायदा लेना है, इसके रिजल्ट लेना है, तो सुबह 6 से 8 घंटे का उपवास कर लो, तो ये आकाश तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भोजन के हमने मुख्य 5 एलिमेंट देखे, तो 5 जिनसे शरीर बना है, पंच तत्व जिनका हमारे शरीर को आवश्यकता है। अभी आता है भोजन आवश्यक क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन क्यों। तो जितने भी सजीव और निर्जीव, इनमें एक ही अंतर है, जितने सजीव अर्थात जीव पेड़ पौधे, सभी को भोजन की जरूरत है। बिना भोजन के कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता, और उनको जीवित को बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, और ये जो एनर्जी मिलती है ये हमें भोजन से ही प्राप्त होती है ना। तो ऊर्जा के अलावा कई अन्य पदार्थ हमें मिलते हैं, है ना, जैसे हमारी इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम, है ना, फिर शरीर को ग्रोथ देना, है ना, वृक्ष को ग्रोथ देना, इसकी में भी काम आती है। पर यहाँ काम करते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व माने क्या? जो तत्व पोषण दे, पोषक तत्व कहलाते हैं, है ना। अभी पोषक तत्व कौन से हैं? जैसे हम कंप्यूटर की भाषा समझे तो हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, है ना, कंप्यूटर में देखते हैं, हम जो भी टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, 0 और 1 में। और क्योंकि वो वही भाषा, ऐसे हमारे शरीर, हम जितना भी जल तत्व ले रहे, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व ले रहे हैं, सबको वो पोषक तत्वों में कन्वर्ट करता है, उसी की भाषा समझता है। वह है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। तो ये जो तत्व हैं, इनको हम भोजन का घटक भी कहते हैं, है ना। तो इसमें हमको ये देखना है कि खाद्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो है ना, तो शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व वो हैं जो प्रोटीन जैसे, क्योंकि प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है, जिसमें शरीर का निर्माण करता है। फिर शक्तिवर्धक एलिमेंट कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, जल और वसा। स्वास्थ्यवर्धक क्या है? खनिज, लवण और विटामिन। और सब क्या है? सबको मिला के जो पैकेज बनता है वह है स्वास्थ्य। तो मनुष्य भोजन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मनुष्य के लिए भोजन सर्वाधिक आवश्यकता है, जिसके बिना कोई भी प्राणी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक शांत करने के लिए, है ना, जीवन को निभाने के लिए, शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है ही। तो सबसे पहले हमको समझना है भोजन की रासायनिक रचना कैसी है। तो शारीरिक क्रिया करने के लिए भोजन ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार हमारी व्हीकल होते हैं, कार, बाइक, एरोप्लेन, इनको पेट्रोल या जो भी उनका फ्यूल है वो उनको लगातार चाहिए रहता है। फिर उनके अंदर जो कल पुर्जे रहते हैं, जो नट्स बोल्ट्स या जो भी उसके सिस्टम है, वो घिसते भी रहते हैं, नष्ट भी होते हैं, उनकी उनकी रिपेयरिंग भी जरूरी है। ये क्षतिपूर्ति भोजन द्वारा ही संभव है। संक्षेप में यदि हम कहें तो भोजन के पोषक तत्वों को हम कार्यों के आधार पर 3 भागों में अभी डिवाइड करते हैं। पहला भाग है शारीरिक विकास, फिजिकल ग्रोथ, बुद्धि। फिर जैविक कार्यों करने, जो भी हम हाथ पैर जो काम कर रहे हैं ऊर्जा प्रदान करने के लिए। दूसरा, शरीर निर्माण करने वाले भोजक पदार्थ जो शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे बोन्स हुई, अंदर मसल्स हुई। फिर स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले भोजन पदार्थ। अब हम समझते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ बोलते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। शक्तिवर्धक पदार्थ में कार्बोस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक कॉम्बिनेशन है। इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या की अपेक्षा दुगनी होती है ना। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्च वाले, इनको हम पोलिस सेकेराइड्स होते हैं, लाइक गेहूं, चावल, चना, जौ और विभिन्न प्रकार की
दालें, दालें मतलब द्विदल पदार्थ। फिर शुगर देने वाले, शर्करा देने वाले, ये जो होते हैं ये होते हैं मोनो और डाइसैकेराइड्स, जैसे चीनी, चीनी मतलब शक्कर, गुड़, मीठे फल, ये होते हैं। गन्ने में होता है सुक्रोज, अंगूर में होता है ग्लूकोज, अन्य फलों में फ्रुक्टोज, दूध में लैक्टोज, और फलों और सब्जियों में सेल्यूलोज पाए जाते हैं। ये सब शर्करा देने वाले, शुगर देने वाले, हमारे एनर्जी देने वाले चीजें। अब हम देखते हैं फैट क्या है ना। तो फैट भी ऊर्जा का प्रमुख कारण है, और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो होती है, एक तो होती है नेचुरल, जिसको बोलते हैं वनस्पति वसा, और दूसरा एनिमल से मिलने वाली, पशुओं द्वारा, है ना। क्योंकि इसमें फैट हमेशा बुरे नहीं होते। हम क्या समझते हैं, मोटा मतलब फैट, तो इसको भी हम आगे समझेंगे, पर अभी शुरुआत में समझते हैं कि नेचुरल फैट कौन सा है। तो तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, ये तेल नेचुरल फैट कहलाते हैं, है? पर इसको जितना ज्यादा हम फिल्टर करते जा रहे हैं, डबल फिल्टर या जो भी केमिकल प्रोसेस में, तो हम इसका कहीं ना कहीं फायदे की बजाय नुकसान दे रहे, वो ठीक है। अब एनिमल वाला कौन सा है, फिश ऑयल, पशुओं की चर्बी, एक की जर्दी, दूध, दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि दूध पशु से मिलता है, घी, मक्खन इसके अंतर्गत आते हैं। और जो शरीर के निर्माण करने वाले भोजन पदार्थ हैं, उनके अंदर यदि हम ने जैसा देखा, निर्माण करने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये देखे, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें स्टार्च और शुगर होता है, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है, कहां से हम कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक जो वो है अनाज के बने हुए भोजन में इसकी अधिक मात्रा होती है। जैसे रोटी, चावल, आलू, ये खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होते हैं। सभी अनाज कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स हैं, लाइक राइस, व्हीट, गेहूं, मक्का, जो आदि की अपन बात कर सकते हैं। कई तरह के फल और सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छी चीजें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे आलू, शकरकंद, बनाना, केला आदि। तो कार्बोहाइड्रेट हमने देखा मुख्य रूप से अनाज, आलू, केला, चीनी आदि में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है, चूंकि ये फैट हमें एनर्जी देता है, इसलिए हमें फैट वाला भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है, इस बात का ध्यान रखना है। खाना खाने के साथ जो लिया गया है अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, यदि हमने कार्बो ज्यादा ले लिया तो वो फैट के रूप में त्वचा के भीतर डिपॉजिट हो जाता है। इसी कारण आपने देखा होगा, अधिक खाने वाले व्यक्ति अक्सर मोटापे का शिकार होते हैं, या कम खाते पर पचा नहीं पाते वो लोग मोटापे का शिकार होते हैं। जिसका खाना नहीं पचता है, बॉडी के हिसाब से ज्यादा हो गया, मोटापे के शिकार होते हैं। भोजन के अभाव में हमारा शरीर जो डिपॉजिट फैट है उसको प्राप्त करता है। इसीलिए आप ये देखना, जितने भी उपवास वगैरह होते हैं, तो जो जो अनहेल्दी फैट होते हैं वो उसमें गल जाते हैं यदि हम उपवास करते हैं, खाना कम खाते हैं। फैट जो होता है हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही हमारे टेम्परेचर को बनाए रखता है ना। मीट, मछली, अंडा, दूध, घी, मक्खन, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी तेल, है ना, कोकोनट ऑयल, सरसों का ऑयल, ये सब, है ना। तो अब हमको इसको ये देखना है कि वनस्पति तेल वो देख लिया हमने, एनिमल देख लिया। अब हमको ये समझना है विच फैट इज गुड एंड विच फैट इज बैड। तो यहाँ हम सैचुरेट और अनसैचुरेट फैट की बात करेंगे, और उनके फायदे और नुकसान की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ को समझ में आ जाएगा कि कौन से फैट हमको लेना चाहिए। तो यदि हम इंसान की बात करें तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए सेचुरेट और अनसेचुरेटेड फैट के बारे में भी हमें ये पता होना चाहिए कौन सा फैट ज्यादा फायदेमंद है, इसका रेशो कितना होना चाहिए, दोनों जरूरी है। जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा
खाना लेता है तो उसका फैट शरीर में दिखने लगता है और उसके आकार में भी बदलाव आ जाता है। वैसे तो इंसान को हेल्दी रखने में मदद मिलता है, लेकिन इसका एक सेवन संतुलित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। अब फैट जो होता है केवल मोटापे में नहीं दिखेगा, अंदर के जो आर्गन है, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये भी फैटी हो जाते हैं यदि हमने एक्सेसिव फूड लिया है, फूड को नहीं पचा। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जो फैट है, इससे जो शरीर को फैट प्राप्त होता है, ये फैट अंदर जाके फैटी एसिड बनाता है। मानव शरीर जो भी चीज खाता है, उन चीजों से उसे कई तरह के विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो फैट और फैटी एसिड का एक साधन बनते हैं। और फैट क्या करता है, विटामिन को एब्जॉर्ब करने में शरीर की मदद करता है। तो विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए फैट का होना जरूरी है, हमने समझा है। अब हम देखते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट। तो हमें इसको पहचानने के लिए एक अपने आहार में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट को कम करने और बढ़ाने की कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड जो फैट होता है, इनको ट्रांस फैट भी कहते हैं, और ये मानव शरीर के लिए बहुत हानिकारक माना गया है। दरअसल ये दिल की रोगियों के लिए स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है, और एलडीएल मतलब बेड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। सेचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर में सॉलिड बना रहता है। पिकल ऑयल्स, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल में भी ये पाया जाता है। अनसेचुरेटेड फैट क्या है, ये फैट का एक प्रकार है जो रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड ही बना रहता है, और इसे गुड फैट माना गया है। ये फैट आपके दिल के स्वास्थ्य के साथ साथ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल करके सुधार करता है। अनसेचुरेटेड फैट दो प्रकार के होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट। तो मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट दोनों को ही हेल्दी फैट माना गया है, क्योंकि ये हार्ट, कोलेस्ट्रॉल और मानव शरीर के पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो हमें ये समझना है कि अनहेल्दी फैट कौन सा है, एलडीएल, अच्छा कौन सा है, एचडीएल, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, यदि हमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को यदि वो करना है, तो सबसे पहले हमें ये फोकस करना है, सेचुरेटेड फैट को कम करना है। इसका जो रेशो होना चाहिए 1:3, पर हमारी बॉडी में होता है 1:30, 1:50, 1:15। तो हम 15 को तो कम नहीं कर सकते, हम जो अनसेचुरेटेड है उनको बढ़ा के। तो सेचुरेटेड फैट को कम करने के लिए आपको हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बने पदार्थों से बचना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं वनस्पति घी, जो तेल को जमा के प्रोसेस किया जाता है ना, वो होता है हाइड्रोजनिक, उससे बचना है। दूसरा, तले हुए खाद्य पदार्थों को कम खाना है, खासकर बाजार के तले हुए, क्योंकि बाजार में जो एक ही तेल को जो बार बार यूज करते हैं, तो वो अनसेचुरेटेड जो ऑयल होता है वो धीरे धीरे वो ट्रांसफैट में हो जाता है, और वो हमको नुकसान करता है, तो ध्यान रखना है। फिर जंक फूड खाने से बचें, है ना। फिर अपने आहार में गुड फैट की बनी चीजें का सेवन बढ़ाएं, लाइक जैतून के तेल का इस्तेमाल अपने भोजन में करें, है ना। नट्स, ओलिव ऑयल से बने, है ना, स्नैक्स लें। एवोकाडो का सेवन करें। एवोकाडो का फल आता है जो रिच सोर्स ऑफ गुड फैट है ना। अपने आहार में सलाद बढ़ाएं, सलाद भी तो ताजा कटा हुआ, क्योंकि ताजी सलाद में एनर्जी ज्यादा होती है। फ्रिज के रखे हुए सलाद सब्जी से बचे। सेचुरेटेड जो है फैट, ये केक, चॉकलेट, पेस्ट्री स्नैक्स, इन सब में पाया जाता है। अनसेचुरेटेड फैट ही अपने शरीर के लिए, है ना, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दिल और दिमाग सबके स्वास्थ्य का फायदा करते हैं। यदि आप अपना स्वास्थ्य बढ़िया रखना चाहते हैं, तो अपने खाने में ध्यान रखें कि आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर नहीं पड़े। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की।
तो प्रोटीन में अपन ने पहले देखा कार्बोस, फिर देखा फैट्स, अब आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है हमारे हेल्थ के लिए, शरीर की वृद्धि, ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे एक जो घर होता है, बिल्डिंग होती है, वो ईंटों से बनी होती है, ऐसे ही हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर बना है। और ये सेल जो है ये इसका बेसिक इकाई है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है ना। और ये इकाई बनी प्रोटीन से, है ना। और यहाँ तक कि हमारे बाल भी एक प्रकार के प्रोटीन से बने, केराटिन कहते हैं। चूंकि हमारा शरीर सेल से, प्रोटीन से बना है, इसलिए प्रत्येक नया सेल निर्माण के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन के इसके अलावा ये रिपेयरिंग का भी काम करता है, हीलिंग का भी काम करता है, तो हमको प्रोटीन की। अब प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन को समझने के लिए, है ना, इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे 18 तत्व हैं जिनमें, जिनको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, का कॉम्बिनेशन है। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ 18 अमीनो एसिड्स, कुछ को छोड़ के अधिकांश जो होते हैं वो प्रोटीन, वो घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, है ना। तो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन होता है दूध, अंडा, मांस, मछली। और अपना नेचुरल प्रोटीन, गेहूं, जो ज्वार। क्योंकि बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए बच्चों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक बीमार व्यक्ति को पुनः स्वस्थ होना है, उसको उसके अंदर जो नुकसान हुआ है उसके रिपेयरिंग के लिए उसको प्रोटीन की जरूरत होती है। यही कारण है कि बीमार व्यक्ति को हम प्रोटीन की पाउडर या प्रोटीन की गोलियां देते हैं। और प्रोटीन को हमेशा शरीर वर्धक भोजन माना है। पर यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर लीवर पर लोड है, किडनी पे लोड है, तो वहां प्रोटीन डॉक्टर की सुझाई उसके अनुसार देना है। क्योंकि उस समय वो लीवर पे यदि लोड है तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या ध्यान रखना है ना। एक वयस्क व्यक्ति को, 20-22 साल के व्यक्ति के ऊपर पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। यदि एक व्यक्ति का वजन यदि 50 ग्राम है तो उससे पर डे 15 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अब आता है विटामिन। विटामिन भी क्या है, एक प्रकार के केमिकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो डाइट और भोजन पदार्थ में सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, फिर भी शरीर के विकास के लिए परम आवश्यक है। इसकी मात्रा कम लगती है पर इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। विटामिन को जीवन तत्व या सुरक्षात्मक तत्व भी कहते हैं। जीवन तत्व मतलब लाइफ और प्रोटेक्शन, है ना। हमारी ये भी है। प्रत्येक विटामिन का शरीर में अलग अलग वो है काम, इसलिए उसका महत्व भी अलग अलग है। एक प्रकार का विटामिन अकेला शरीर के लिए कम उपयोगी होता है, इसीलिए हमें हर प्रकार के विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। और ये विटामिन जो होते हैं इनको जल में घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी के उसके आधार पे अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जल में घुलने वाला विटामिन जैसे बी और सी, फैट में घुलने वाला ए, डी, ई और के, है ना। हालांकि हमें प्रोटीन बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु प्रोटीन का जो है काम वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर विटामिन का प्रॉपर मात्रा नहीं गई तो शरीर बीमार पड़ सकता है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। विटामिन कई प्रकार के हैं। यदि अपन आम भाषा में यदि देखें तो कुल 20 विटामिन की बात हम जनरली करते हैं। विटामिन को कई नामों से हम जान सकते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी का ग्रुप पूरा, है ना। उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, तो बहुत सारे विटामिन मिलके थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपना काम करते हैं। अब विटामिन है क्या, तो विटामिन को यदि हम उसका यदि शब्द को संधि विच्छेद करें तो वीटा मतलब लाइफ, है ना। तो विटामिन का अर्थ है लाइफ को जिंदा रखने के लिए आवश्यक
कार्य करने में सपोर्ट करता है। हमारे शरीर के लिए अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग विटामिन की जरूरत है। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आईज के लिए बेस्ट है, मेन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जो आता है विटामिन सी, ये बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है ना, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। विटामिन डी हमारे दांतों के लिए, बोन्स के लिए जरूरी है ना। तो विटामिन जो है ये केवल पौधों से ही नहीं, है ना, केवल पौधों से प्राप्त करते हैं, जानवर विटामिन नहीं बनाते हैं, है ना। जानवरों में दूध, मछली का तेल, इसमें मिलेंगे विटामिन ए मिलेंगे। विटामिन के लिए अपन सोर्स देखे विटामिन ए का, दूध, मछली का तेल, पपीता, पालक, गाजर। विटामिन सी देखें, नारंगी, टमाटर, नींबू, अमरूद, है ना, विटामिन सी के स्रोत। विटामिन डी देखें, दूध, अंडे, मछली, है ना। अब जो जल में घुलने वाले हैं, पर हमें एक बात यहाँ जरूर ध्यान रखना है कि विटामिन और मिनरल, हमारे शरीर की फैक्ट्रियां इतनी मजबूत है कि ये भी अंदर विटामिन मिनरल बनाती है। यदि हम बाहर से विटामिन मिनरल प्रॉपर नहीं डाल पा रहे, शरीर अंदर से भी बनाता है। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब जल में घुलने वाले विटामिन की बात करें तो विटामिन बी में 11 विटामिन आते हैं। इन समूह को, विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। विटामिन बी जो ग्रुप है, इसके सभी विटामिनों का नाइट्रोजन एक मेन पार्ट होता है। इन सभी विटामिनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे विटामिन बी1, इसमें जो है थियासिन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं इसको। इसमें सफेद क्रिस्टलीय होता है जो जल में घुलने वाला है। ये मटर, अंडे की जर्दी, दूध, अनाज में पाया जाता है। वयस्क पुरुष में 1.5 ग्राम के लगभग इसकी जरूरत होती है ना। तो यदि मटर वगैरह खाते हैं तो विटामिन बी2, है ना, ये दूध, पत्तेदार सब्जियों और फल में मिलता है ना। फल और विटामिन बी12 को निकोटिनिक अम्ल या नियासिन भी कहते हैं। बी3, है ना, ऐसे बी4 दूध से मिलता है। बी10, है ना, अनाज से मिलता है ना, क्योंकि इसको फोलिक एसिड भी कहते हैं। इसमें अंकुरित अनाज, मटर, सेम, पालक, है ना, इनसे मिलता है। बी12 जो है ये लाल रंग का क्रिस्टलीय विटामिन है। ये दूध से बने पदार्थ, मांस और अंडों में मिलता है। अब आता है खनिज एंड लवण। जैसा हमने विटामिन को देखा, इसी प्रकार खनिज और लवण भी हमारे शरीर के प्रॉपर इंप्रूवमेंट के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। खनिज लवण जिनको हम देखें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, आयरन, फ्लोराइड, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ऐसे कई मिनरल्स हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। फिर वही शब्द यहाँ मैं रिपीट करना चाहूंगा, हालांकि हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, लेकिन किसी भी एक खनिज लवण की मात्रा के अभाव में हम बीमार हो सकते हैं, है ना। सोडियम की कमी हो गई तो आप देखो याददाश्त में फर्क। हर अल्प मात्रा भी पर शरीर में चाहिए। जैसे मैं कैल्शियम की बात करूं, फास्फोरस और कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, उनको स्वस्थ बनाए रखता है। कैल्शियम हार्ट की जो मसल्स हैं उनको भी स्वस्थ रखता है ना। तो हमको कैल्शियम की सख्त जरूरत है। कैल्शियम हमारे हार्ट की पंपिंग को प्रॉपर करता है, वो क्लॉटिंग नहीं होने देता। दूध, हरी साग सब्जियां जैसे मटर, बीन्स में कैल्शियम भरपूर है, कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। और कैल्शियम में एक हमेशा ध्यान रखना है, कैल्शियम तो हम ले रहे हैं, पर कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, रोकने के लिए चाहिए विटामिन डी, क्योंकि डी और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन है। अगर डी होगा तो कैल्शियम रुकेगा। उसके लिए सनलाइट या सूर्य तप्त जल वगैरह लेना चाहिए, वो उससे हमको विटामिन डी की पूर्ति होगी तो कैल्शियम रुकेगा। अब आता है आयोडीन। आयोडीन के अभाव में घेंगा रोग हो जाता है, या इतिहास बन गया घेंगा रोग, क्योंकि बहुत समय से हम लोग इसको ध्यान रख रहे हैं कि हम आयोडीन की मात्रा ले रहे हैं। कुछ कंपनियां इसीलिए नमक में आयोडीन मिला के बेच रही, जिसको
आयोडाइज नमक भी कहते हैं, है ना। इससे क्या हो रहा है, नमक में हमें आयोडीन की सही मात्रा मिल जाती है। और घरों में जो आमतौर पे जो प्रयोग आ रहा है वो नमक सोडियम क्लोराइड है, पर इसके बजाय यदि हम सेंधा नमक या यदि काला नमक उपयोग करें, पहाड़ी नमक, तो ज्यादा फायदा करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरन की बात करते हैं। आयरन जो होता है ये रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत आवश्यक है ना। ये क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और आयरन लीवर, है ना, अंदर मसल्स वगैरह में, है ना, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको, इसके लिए, है ना, आयरन वाले पदार्थ जैसे किशमिश हुआ, है ना, शलजम हुआ, है ना, ये चीजें लेना चाहिए। दाल, अंजीर, अंगूर, पालक, मेथी, है ना, पुदीन, टमाटर, ये लेना चाहिए। हेमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन की सपोर्ट से खून फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर के एक एक अंग तक पहुंचाता है। यदि शरीर में आयरन की कमी हो गई तो हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। इससे एनीमिया, खून की कमी, अर्थात शरीर थका थका महसूस करेगा, है ना। तो हमको हरी साग सब्जियां, गाजर, अंकुरित अनाज और अच्छा आयरन के, पर यहाँ किशमिश, बड़ी मनुक्का, अंजीर, ये भी हमको लेना चाहिए। अब एक मिनरल आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसको हम एनामल कहते हैं, एनामल, उसकी सुरक्षा बनाता है और दांतों को सड़ने से, खराब होने से बचाता है। पोटेशियम, पोटेशियम हमारे शरीर को ग्रोथ करने में फायदा करता है। साथ ही साथ ब्लड और जो कोशिका है उनको हेल्दी बनाता है। पोटेशियम की यदि डिफिशियंसी हुई तो हमारी मसल्स ढीली पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, तो पोटेशियम की जरूरत भी है। फास्फोरस, फास्फोरस की यदि मैं बात करूं तो ये बोन्स, है ना, तथा जितने हमारे वो हैं जॉइंट्स, उसको बनाने में मदद करता है। ये रक्त को शुद्ध भी करता है। जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनका 1/4 भाग फास्फोरस होता है। इसकी प्राप्ति के लिए दूध, दही, पनीर और सेव अच्छे होते हैं। इसके अतिरिक्त बादाम, ड्राई फ्रूट्स, पालक, आलू, गोभी, मूली, गाजर में भी फास्फोरस मिलता है। हरी और पीली सब्जियां पोटेशियम का मेन सोर्स है। तो हमको यदि फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो ये चीजें हमको खाना चाहिए। अब इसका डाइट का जो आखिरी पार्ट आता है वो आता है डाइटरी फाइबर। फाइबर मतलब रेशा, रेशा मतलब सफाई अभियान, है ना। तो हमको इसको समझना है। तो डाइटरी क्या करता है, ये डाइटरी फाइबर जो बिना पचा हुआ जो हमारा भोजन है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, सफाई का काम करता है। फिर हमारे शरीर में पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करता, पर ये हमारे भोजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भोजन को एक साइज प्रदान करता है ना। फिर ये हमारे कब्ज नहीं होने देता और दांतों में भोजन को आगे बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ाता है। अब आता है पानी, वाटर एलिमेंट। जल जो है ये भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करना और शरीर और अवशोषित करना, प्लस जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको मल, मूत्र और पसीने के रूप में बाहर निकलने में मदद करता है। तो जल का एक अपना बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में। जल की जो आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि पाचन की क्रिया हुई, है ना, सर्कुलर सिस्टम हुआ, सब में ये मदद करता है। ये हम जो पानी लेते हैं, ये हम पानी जल के रूप में, दूध के रूप में, सूप के रूप में, जूस के रूप में ले लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा भोजन पकता है उसमें भी हम इसको जल के रूप में लेते हैं। साथ ही फलों सब्जियों में भी जल की मात्रा मौजूद रहती है। हमारे शरीर के लिए जल की मात्रा निकलने वाले पसीने पे भी निर्भर करती है। गर्मी के दिनों में अधिक पसीना निकलेगा तो पानी की अधिक जरूरत पड़ेगी,
ठंड के दिनों में कम पसीना निकलेगा तो पानी की आवश्यकता कम निकलेगी, पर यहाँ शरीर से यदि अधिक मात्रा में जल की हानि हो रही है तो डिहाइड्रेशन, इसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन। फिर डायरिया, यदि नीचे के रास्ते खुल गए तो डायरिया हो सकता है। तो इस समय हमको क्या करना है, यदि डिहाइड्रेशन हो गया है, पसीना ज्यादा निकल रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो हमें इसमें ORS गोल ये लेना है और पानी की मात्रा को बढ़ा के रखना है। तो ये सब चीजें थी जो भोजन के अंगों के बारे में हमने समझा। अब हम बात करेंगे विरुद्ध आहार, समान आहार, विरुद्ध आहार, किसके साथ क्या खाना क्या नहीं लेना है ना, उसके बारे में जानेंगे। प्रोटीन विटामिन समझा, मिनरल समझा, है ना, जल समझा। अब किसके साथ क्या खाया जाए, क्या न खाया जाए। शादी और पार्टी में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बिना समझे कुछ भी खाते हैं, फिर अगले दिन शिकायत करते हैं कि कई लोगों का पेट खराब हो गया। तो कुछ लोगों को दूसरी समस्या आ जाती है। दरअसल पार्टियों में लोग ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका मेल नहीं है, और हम उसको भी निपटा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, हम हमारे टेंडेंसी रहती है लिफाफा वसूल करने का। हमने जो पैसा दिया है ना, ये खा लो, फिर ये खा लो, ये चख लो, तो ये शरीर कचरा पेटी नहीं है, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आयुर्वेद भी बोलता है कि खान पान को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें से विरुद्ध आहार का नियम प्रमुख है। विरुद्ध आहार में यदि हमने इन विरुद्ध आहार लिया तो हमें फायदे की बजाय बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हीं को विरुद्ध आहार कहते हैं। विरुद्ध आहार का सेवन करने से कई तरह के रोग हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रक्त और धातु को दूषित करते हैं। मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। दोष बढ़ाते हैं और मल से शरीर को बाहर नहीं निकलने देते हैं और शरीर बीमार हो जाता है। कई बार तो कुछ गंभीर रोग का कारण समझ में नहीं आता, असल में उसका कारण होता है विरुद्ध आहार। कई बार विरुद्ध आहार की वजह से वो रोग पलते जाता है, क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि कहा है कि विरुद्ध आहार का लगातार सेवन करने से धीरे धीरे दुष्प्रभाव बढ़ता जाता है और धातुएं को दूषित होती है और कई रोग हमारे अंदर बन जाते हैं। अब ये विरुद्ध आहार अनेक प्रकार के होते हैं। विरुद्ध आहार की भी अपनी अपनी क्वालिटियां हैं। सबसे पहली जो क्वालिटी है विरुद्ध आहार की, देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार, हिंदुस्तान, अमेरिका, चाइना, जापान, तो जहां नमी प्रधान वाले वो है देश, नमी प्रधान वाले स्थानों पे नमी वाली चीजें, चिकनाई युक्त तासीर ठंडी वाली चीजों का सेवन करना मना होता है। ऑलरेडी नमी है और वहां हम यदि नमी वाला, चिकनाई वाला और ठंडी तासीर वाली चीजें ले रहे हैं तो विरुद्ध आहार हो गया। मौसम की दृष्टि से विरुद्ध आहार, जैसे ठंड के दिनों में ठंडी चीजें खा रहे हैं और गर्मी के दिनों में गर्म चीज खा रहे हैं, तो ये विरुद्ध आहार हो गया। या ठंडी के ऊपर गर्म चीज खा रहे हैं या गर्म के ऊपर ठंडी चीज खा रहे हैं, ये भी विरुद्ध हो गया, मौसम के विरुद्ध। फिर पाचक अग्नि की दृष्टि से विरुद्ध, जैसे जिनकी पाचक अग्नि कमजोर है, मंद अग्नि वाले जो हैं, व्यक्ति को भारी चिकना युक्त ठंडे और मधुर रस वाले या मिठाई युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। मात्रा की दृष्टि से जैसे शहद बहुत अच्छा है, घी बहुत अच्छा है, परंतु यदि इनको समान मात्रा में ले लें तो ये विष का काम कर जाएगा, मतलब विरुद्ध आहार हो जाएगा। तो शहद और घी की समान मात्रा का सेवन करना विष के समान है, परंतु यदि हम अलग अलग देखें तो दोनों अमृत हैं। दोष की दृष्टि से विरुद्ध आहार, जैसे वात प्रकृति वालों को वात बढ़ाने वाले पदार्थ नहीं लेना है, कफ प्रकृति वालों को कफ के पदार्थ नहीं लेना है ना, पित्त वालों को पित्त बढ़ाने वाली चीजें नहीं लेना है। तो यदि हमको ये पता है कि हमारे शरीर का दोष कौन सा है, तो उस हिसाब से हम उसका ध्यान रख सकते हैं। फिर संस्कार, मतलब नेचर के हिसाब से, है ना, जैसे खट्टे पदार्थों को
तांबे या पीतल के बर्तन में पका कर नहीं खाना। जितने भी सिट्रस वो हैं भोजन सामग्री, उनको तांबे या पीतल का बिना कलई किया हुआ, कलई के बर्तन में खा सकते हैं, बिना कलई के उसमें नहीं खाना है, ये विरुद्धाहार हो जाएगा। फिर जैसे ठंडे फल के साथ ठंडी चीजें खाना, गर्म चीजों के साथ गर्म चीज खाना, है ना, विरुद्ध चीजें नहीं खाना। फिर पाचन के आधार पे कुछ लोगों का पाचन तंत्र बहुत खराब होता है और उस वजह से उनको टाइट मल होता है ना। आज के समय में अधिकतर लोग जिनको आप मिलोगे, कब्जियत के लोग मिलेंगे और उनको ये मल त्याग करने में कठिनाई होती है। ऐसे लोगों को कब्ज बढ़ाने वाले, वात और कफ बढ़ाने वाली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिनको मल त्याग करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो रही है, उनको अमल विसर्जन में सामान्य हो रहे, ऐसे लोगों को रेचक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, शारीरिक अवस्था की दृष्टि से अधिक चर्बी वाले व्यक्ति, जिनको ज्यादा फैट है, उन लोगों को, या जिनके ऑर्गन में फैट है, लिवर फैटी है, किडनी फैटी है, हार्ट फैटी है, उन लोगों को चिकना युक्त पदार्थ जैसे घी, मक्खन, तेल का सेवन, और कमजोर व्यक्तियों को रुक्ष और हल्के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो दुबले पतले हैं उनको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और जो बहुत ज्यादा हेल्दी है उनको सामान्य डाइट लेना चाहिए। फिर निषेध की दृष्टि से कुछ विशेष पदार्थों के सेवन के बाद उनके साइड इफेक्ट से बचने के लिए अन्य विशेष पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए, है ना। उसके बाद किसी पदार्थ का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए, है ना। अभी हम ये देखते हैं कि जैसे गेहूं और जौ से बने गर्म पदार्थ का ठंडा पानी नहीं पीना, भोजन के पश्चात व्यायाम नहीं करना। फिर यह ध्यान रखना है सहयोग की दृष्टि से, कॉम्बिनेशन, कुछ जो डाइट होते हैं वो एक साथ या आपस में मिलकर विरुद्ध आहार का काम करते हैं। जैसे खट्टे पदार्थों के साथ दूध का सेवन, दूध के साथ तरबूज या खरबूज, दूध के साथ लवणयुक्त पदार्थ का सेवन करना। फिर रुचि के अनुसार, रुचि मतलब अच्छे न लगने वाले भोजन को विवशता पूर्वक खाना, ये भी विरुद्ध आहार है। उसी प्रकार स्वादिष्ट चीज जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायी है उसको खाना, वो भी, तो दोनों हमको बचना पड़ेगा। अब दूध के साथ क्या नहीं लेना है ना, हमको थोड़ा सा ही देखना है। दूध के साथ दही, नमक, मूली, मूली के पत्ते, कच्चा सलाद, इमली, खरबूजा, बेलफल, नारियल, नींबू अचार, ये चीजें, खट्टे फल, खटाई, मछली आदि नहीं खाना है। कई लोग वो लेते हैं ओमेगा 3, ओमेगा हेल्थ के लिए, तो ओमेगा 3 एनिमल प्रोडक्ट से भी आती है और वेजिटेबल इससे भी आती है, नेचुरल भी आती है। तो वेजिटेबल वाली आती है, वो कैप्सूल दूध से ले लेते हैं। तो मछली, यदि मछली के तेल से बना हुआ है तो वो दूध के साथ फायदे की बजाय नुकसान कर देगा। ऐसे ही दही के साथ क्या नहीं खाना है, खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ, है ना। दही खिचड़ी खाते हैं हम जब भी दस्त लग जाती है, तो हमेशा हमारी दादी नानी बोलती है खिचड़ी को ठंडा कर लो फिर खाओ दही खिचड़ी, क्योंकि दस्त को रोकना है तो दही खिचड़ी खाना है। पर खिचड़ी कैसी होना चाहिए, ठंडी, गर्म पदार्थ के साथ मना है, तरबूज के साथ नहीं खाए। शहद, शहद, घी के साथ समान मात्रा में नहीं खाना है ना, ये ध्यान रखना है। शहद को गर्म करके सेवन करना भी हानिकारक है। आजकल बहुत फैशन चली है मोटापा कम करने की, तो गर्म पानी में शहद डाल रहे हैं। गर्म पानी में नहीं, गर्म करके कुनकुने पानी में लेना है शहद, या पानी उबल रहा है उसमें डाल दिया शहद, तो फायदे की बजाय नुकसान कर सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। फिर गर्म जलिया, गर्म पे एक साथ नहीं लेना है, जैसे शहद, कुल्फी, आइसक्रीम, इनके साथ गर्म चीजें नहीं लेना है। इसका उल्टा गर्म चीजों के साथ ठंडी चीजें नहीं लेना है ना। फिर तरबूज के साथ ठंडा पानी, पुदीना नहीं लेना है ना। नमक अधिक मात्रा में खाना नुकसानदायी है, और नमक के साथ दूध, जितने भी स्किन डिसीज हो रही है अभी, आप किसी यहाँ भी मिलने जाते हो तो
दूध चाय आता है या दूध से बनी मिठाई आती है, साथ में नमकीन बिस्किट या नमकीन आता है। तो दूध या दूध से बनी हुई चीज के साथ यदि नमक खाएंगे तो ये स्किन डिसीज करता है, ध्यान रखना है। केले के साथ मठा नहीं लेना है। घी जो है कांसे के बर्तन में 10 दिन या इससे अधिक रखा हो तो नुकसान करता है ना, इसको हमको ध्यान रखना है। विरुद्ध आहार और उनसे होने वाले रोग, जो लोग हमने जो अभी ऊपर समझा उसको यदि पालन नहीं करेंगे, उससे उनकी धातु दोष होगा और मल विकृत हो जाएगा, और उनको स्किन डिसीज, फूड पॉइजनिंग, फर्टिलिटी का चैलेंज है ना, पेट में पानी भरना, बड़े फोड़े, डायबिटीज ना, कई प्रकार की बीमारियां, जुकाम हो जाएगी। तो हमको उनको क्या करना है, उनको गुड फूड कॉम्बिनेशन पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे विरुद्ध आहार करने से नुकसान हो रहा है, वैसे यदि हमने गुड फूड कॉम्बिनेशन लिया तो हमको फायदा कर जाएगा, है ना। कुछ चीजें स्वभाव से भारी होती है, देरी से पचती है। इन ऐसी चीजों की जगह अगर हम हितकारी कॉम्बिनेशन वाली वो ले लेंगे तो हमारा खाना जल्दी पच जाएगा। तो जैसे अपन देखते हैं उड़द, उड़द के साथ छाछ, चने के साथ मूली, है ना। यहाँ यदि देखें गेहूं ककड़ी, मक्का के साथ अजवाइन, दूध के साथ मूंग, घी के साथ है ना नींबू का रस, आम के साथ दूध, आम के साथ दूध गुड कॉम्बिनेशन, इसमें खट्टा आम नहीं, है ना, मीठा आम के साथ दूध, केले के साथ घी गुड कॉम्बिनेशन, नारंगी के साथ गुड़, है ना, गन्ने के साथ अदरक। यहाँ ही ध्यान रखना है, किसी खाद्य पदार्थ को ज्यादा खाने से भी रोग हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा क्या है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे केला खाना है अति कर ली, ये खाना है अति कर ली, तो अति सर्वतोपरि है। तो हमको ये ध्यान रखना है, किसी चीज का स्वाद अच्छा लगने पे बहुत मात्रा में खाना भी नुकसानदायी है। इसकी वजह से क्या होता है, अपच, एसिडिटी हो जाती है और कई प्रकार के दोष आ जाते हैं। और आयुर्वेद में बताया कि इन चीजों को ज्यादा मात्रा में यदि खा लें तो उनके साथ कुछ अपन कॉम्बिनेशन सुधार लें तो हम फायदे में हो सकते हैं। जैसे अंडा, है ना, अंडा अधिक यदि खा लिया तो ये फायदे के बजाय नुकसान करेगा। नुकसान क्या करेगा, कब बनाएगा, पित्त बनाएगा। तो इसके साथ अजवाइन, हरा धनिया, हल्दी और प्याज खा सकते हैं। फिर खट्टी मलाई, है ना, कफ कारक है, इसके साथ जीरा या अदरक ले सकते हैं। पनीर है, पनीर यदि अधिक मात्रा में ले लिया तो पित्त कारक है, कब्जा वो है, पनीर साथ काली मिर्ची, लाल मिर्ची ले सकते हैं, है ना। ऐसे कुल्फी है, कुल्फी यदि अधिक खा ली तो इसके साथ लौंग या इलायची अपन खा सकते हैं। गेहूं यदि अधिक खाने में आ गया तो अदरक ले सकते हैं। फिर ऐसे यदि आलू ज्यादा खाने में आ गया तो घी के साथ काली मिर्च के दाने, ऐसे कॉम्बिनेशन है। केला ज्यादा खाने में आ गया तो इलायची खा लें। तो हमें ये विरुद्ध आहार के बारे में हम जान चुके हैं और इनके भी हमने समझा कि क्या यदि विरुद्ध आहार के इसमें हो जाए तो उसके साथ क्या चीजें जोड़ सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं विकास के लिए जो भी जरूरत है ना, उनकी बात कर ली, संतुलित आहार की बात कर ली। तो यहाँ हम आखिरी में संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। जिन भी अलग अलग व्यक्तियों को जो है वो अलग अलग मात्रा की आवश्यकता है, तो सबसे पहले डिपेंड करता है उसकी एज, क्योंकि जो बाल्यकाल होता है, बचपन की एज, इस समय शरीर का विकास अधिक होता है। तब उस एज में उसे फैट चाहिए, प्रोटीन की मात्रा चाहिए। फैट कौन सा, गुड फैट, और प्रोटीन की मात्रा चाहिए। वृद्धावस्था में डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो इन तत्वों की आवश्यकता कम होती है। ये हमें ध्यान रखना है। जलवायु के अनुसार अगर ठंडी जगह है तो ठंडे देशों में, है ना, ग्रीष्म प्रधान देशों की अपेक्षा तो तापमान अपेक्षा ताप का अधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए शीत प्रधान वाले देशों में अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ ठंड ज्यादा होती है वहां भोजन ज्यादा लगता है, जहाँ शीत कम पड़ती है वहां भोजन कम पड़ता है। फिर महिला या पुरुष, पुरुष की अपेक्षा नारी को भोजन की आवश्यकता
अधिक होती है पुरुष की तुलना में, क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से। फिर आता है परिश्रम के हिसाब से। यदि हम देखें तो शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को शरीर में अधिक ऊर्जा, है ना, उष्णता की जो जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, इसकी पूर्ति के लिए वो अधिक भोजन चाहिए। उसके भोजन में, है ना, कार्बोज की मात्रा, मेंटल वर्क करने वाले लोगों को कार्बोज कम करना है, पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना है, ये भी डिपेंड करेगा। सब्जियों का प्रयोग भी मौसम अनुसार करना है, सीजनेबल हो रीजनेबल हो वो चीजें लेना है। मौसम का फल खाएंगे तो पचने में भी मदद करता है ना। और बस ये चीजें थी जिनको हमको अपनाना है भोजन में, है ना। और एक ही चीज हमेशा ध्यान रखना है, सरल हो जाओ जो बाजार में अवेलेबल है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने लॉकडाउन में देखा। 3-4 महीनों जब पूरा लॉकडाउन था, हम लोग बिल्कुल बीमार नहीं हुए, क्योंकि हमने घर का खाया, सादा खाया, सीमित खाया। जैसे ही लॉकडाउन खुला, जैसे बीमारियां चालू हो गई, क्योंकि हमने हमारी मन मर्जी चला ली, है ना। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इस बात का ध्यान रखना है। और स्वस्थ शरीर में प्रसन्न मन निवास करता है, ये ध्यान रखना है। खाना खाऊं कि नहीं खाऊं, कभी मत खाओ, फ्रेश होने जाऊं कि नहीं जाऊं, तुरंत जाओ। ये हमको नियम का पालन करना पड़ेगा, आहार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और 1000 काम छोड़ पाखाना, 100 काम छोड़ ना, स्नान करना, 10 काम छोड़ खाना, और सब काम करिए रोजाना, क्योंकि शरीर है तो हम है, शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें करना पड़ेगा। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर की पूर्व तैयारी में हम लोगों ने ये 5 दिन का वर्कशॉप रखा था। इसको अपनाएं और अपने आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें हम, जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान हम नई नई डिश बनाते थे नेचुरल, उसका फोटो खींच खींच के भेजते थे कि हमने आज ये बनाया, है ना। तो ऐसे ही नेचुरोपैथी को अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि ईश्वर का यदि सबसे बड़ा काम यदि हमें करना है, एक अच्छा स्वस्थ समाज निर्माण करना है, तो सबसे पहले हमें खुद का ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए,